हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मन भावन कहानियाँ। माँ उसे समझा रही थी, दामाद जी सिंगापुर जा रहे हैं, ऐसे में तुम नौकरी पर जाओगी तो बच्चे की परवरिश ठीक से नहीं हो पाएगी। वैसे भी अभी तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है। दामाद जी अच्छा खासा कमा रहे हैं, तुम्हारा अपना घर है, गाड़ी है। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती हो कि मैं नौकरी छोड़ दूं? तुम भी क्या दख्यानुसी बातें करती हो माँ। वनीता विफर कर बोली, इतनी मेहनत और खर्च करके मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, वो क्या यूं ही बर्बाद होने जाने दूं? तुम्हें मेरे पास रहकर गुड़िया को नहीं संभालना तो साफ साफ बोल दो। मेरी सास भी बहाने बनाने लगती है। अब यह मेरा मामला है तो मैं ही सुलझा लूंगी। भूंगी को मैंने सब कुछ समझा दिया है, वो यहीं मेरे साथ रहने को राजी है। ऐसी बात नहीं है विनीता। माँ उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोली, अब हम लोगों की उम्र ढल गई है, अपना ही शरीर नहीं संभलता तो दूसरों को हम बूढ़ी औरतें क्या संभाल पाएंगी। 100 तरह के रोग लगे हैं शरीर में, इसलिए ऐसा कह रही थी। बच्चे की सिर्फ माँ ही बेहतर देखभाल कर सकती है। मैं फिर कहती हूँ कि मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई की है, मुझे बड़ी मुश्किल से ये नौकरी मिली है जिसके लिए हजारों लोग खाक छानते फिरते हैं, और तुम कहती हो इसे छोड़ दूं। माँ जी का वह मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। शेखर बीच में बोला, अभी गुड़िया बहुत छोटी है और माँ जी अपने जमाने के हिसाब से बातें समझा रही है। गुड़िया की चंचल हरकतें बढ़ती ही जा रही है। 2 साल की उम्र ही क्या होती है। तुम तो नौकरी छोड़ने के लिए बोलोगे ही, आखिर मर्द हो ना। अब जो तुम्हारे जी में आए सो करो। शेखर पैर पटकाते हुए वहां से जाते हुए बोला, परसों मुझे सिंगापुर के लिए निकलना है, महीने भर का कार्यक्रम है, बस मेरी गुड़िया को कुछ नहीं होना चाहिए। मेम साहब, मैं बच्ची को देख लूंगी। भूंगी पान चबाते हुए बीच में आकर बोली, आखिर हमें भी तो अपना पेट पालना है। तुम्हें अपने बनाव सिंगार से फुर्सत हो तब तो तुम बच्ची को देखोगी। विनीता की सास बीच में आकर बोली, हम जरा बीमार क्या हुए, फालतू हो गए। घर में 100 तरह के काम हैं, सब तरफ से भरे पूरे हैं हम। एक बच्चे की कमी थी, वो भी पूरी हो गई, हमें और क्या चाहिए। देखिए बहन जी, अब आप ही इसे समझाइए कि ऐसे में कोई ज़रूरी तो नहीं कि ये नौकरी करे। अब वे विनीता की माँ से मुखातिब थी। 4 साल तो नौकरी कर ली, अब यह झंझट छोड़े और चैन से घर में रहे। अब मैं आप लोगों के मुंह नहीं लगने वाली, मैं साफ साफ कह देती हूँ कि मैं नौकरी नहीं छोड़ने वाली। मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, मुझे भी अपनी आज़ादी चाहिए। मैं आम औरतों की तरह नहीं जी सकती। मुझे भी तो काम और पैसा चाहिए मेम साहब। भूंगी खीसे निपोर कर बोली, आप निश्चिंत होकर चाकरी करो, मैं भी 4 रोटी खाकर यहीं पड़ी रहूंगी, घर और गुड़िया को देख लूंगी। भूंगी, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। विनीता चहकते हुए बोली, ये पुराने जमाने के लोग हैं, आगे की क्या सोचेंगे। मुझ में हुनर है तो मुझे इसका फायदा मिलना ही चाहिए। ऑफिस में मेरा नाम और इज्जत है, आखिर नाम कमाना किसको अच्छा नहीं लगता। पता नहीं कहाँ से आई है ये भूंगी। विनीता की माँ उसकी सास से बोली, ना पता ना ठिकाना, मुझे इसके लक्षण भी ठीक नहीं दिखते। पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी है कि इस विनीता की तो मती मारी गई है। भूंगी इस मोहल्ले में झाड़ू पोछे का काम करती थी, उसने विनीता के घर में भी काम पकड़ लिया था। अब वो विनीता के भरोसेमंद बन गई थी। काम के बहाने वो ज्यादातर यहीं रहकर विनीता की हमराज बन गई थी। विनीता उसे पाकर खुश थी। घर में बूढ़े सास ससुर थे, मगर वे अपनी बीमारी के चलते ज्यादा चल फिर नहीं पाते थे। शेखर अपने संस्थान के खास इंजीनियर थे। सिंगापुर की एक नामी यूनिवर्सिटी में 1 महीने का खास ट्रेनिंग के लिए उनका चयन किया गया था। इस ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद उनके डायरेक्टर के पद से प्रमोशन तय था, मगर उनका नन्ही सी गुड़िया को छोड़ के जाने का मन नहीं हो रहा था। वे उसकी हिफाजत और देखभाल के लिए आश्वस्त होना चाहते थे, इसलिए विनीता ने अपनी माँ को यहाँ बुलाना चाहा था, मगर माँ ने साफ तौर पर मना कर दिया तो विनीता को निराश हुई।
अब वो भुंगी के चलते आश्वस्त थी कि सब कुछ ठीक ठाक चल जाएगा। 10 एक दिन तो ठीक ठाक ही चले। भुंगी के साथ गुड़िया हिलमिल गई थी और उसके खान पान और रख रखाव में अब कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन शाम को विनीता ऑफिस से घर लौटी तो उसे घर में सन्नाटा पसरा दिखा। आमतौर पर उसके घर आते ही गुड़िया उछलकर उसके सामने चली आती थी, मगर आज ना तो उसका और ना ही भुंगी का कोई अता पता था। विनीता ने ससुर के कमरे में जाकर झांका। वहाँ सास बैठी थी और वे ससुर के तलवे पर तेल मल रही थी। आपने गुड़िया को देखा क्या? विनीता ने सवाल किया। भुंगी भी नहीं दिखाई दे रही है। वह अक्सर उसे पार्क घुमाने ले जाती है, सास बोली। आती ही होगी। विनीता हाथ मुंह धोने के बाद कपड़े बदलकर बाहर आई। अभी तक उन लोगों का कोई अता पता नहीं था। आमतौर पर ऑफिस से आने पर वो गुड़िया से बातें कर हल्की हो जाती थी। तब तक भुंगी चाय नाश्ता तैयार कर उसे दे देती थी। विनीता उठकर रसोई घर में गई, चाय बनाकर सास ससुर को दी और खुद चाय का प्याला पकड़कर ड्राइंग रूम में टीवी के सामने बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही शेखर का फोन आया। औपचारिक बातचीत के बाद शेखर ने पूछा, गुड़िया कहाँ है? भुंगी उसे कहीं घुमाने ले गई है। विनीता ने उसे आश्वस्त किया, बस वो आती ही होगी। बाहर अंधेरा गहराने लगा था और अब तक ना भुंगी का कोई पता था ना ही गुड़िया का। विनीता बेचैनी से उठकर घर में टहलने लगी। पूरा घर जैसे सन्नाटे से भरा था। बाहर जरा सी आहट हुई नहीं कि उधर ही देखने लगती थी। अब विनीता ने पड़ोस में जाने की सोची कि वहीं किसी से पूछ ले कि गुड़िया को साथ लेकर भुंगी कहीं वहां तो नहीं बैठी है कि अचानक उसका फोन घनघनाया। विनीता ने लपक कर फोन उठाया। तुम्हारी बच्ची हमारे कब्जे में है। उधर से एक ज़ोरदार आवाज आई। बच्ची की सलामत वापसी के लिए 30 लाख रुपए तैयार रखना। हम तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देते हैं। तुम कौन हो? कहाँ से बोल रहे हो? अरे भाई, हम 30 लाख रुपए का जुगाड़ कहाँ से करेंगे? हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? 5 लाख के जेवरात है तुम्हारे पास, 10 लाख की गाड़ी है। तुम्हारे बैंक खाते में 7 लाख रुपए बेकार में पड़े हैं और शेखर के खाते में 12 लाख है। घर में बैठा बुढ़ा पेंशन पाता है, उसके पास भी 2-4 लाख होंगे ही। हम ज्यादा नहीं, 30 लाख ही तो मांग रहे हैं। तुम्हारी गुड़िया की जान की कीमत इससे कम है क्या? विनीता को धरती घूमती नजर आ रही थी। बदमाशों को उसके घर के हालात का पूरा पता था, तभी तो बैंक में रखे रुपए और जेवर की उन्हें जानकारी है। उसने तुरंत अपने मम्मी पापा को फोन किया। इसके अलावा कुछ दोस्तों को भी फोन किया। देखते ही देखते पूरा घर भर गया। शेखर के दोस्त राकेश ने विनीता को सलाह दी कि उसे शेखर को फोन करके सारी जानकारी दे देनी चाहिए, मगर विनीता के दफ्तर में काम करने वाली सुमन तुरंत बोली, ये हमारी समस्या है, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। हम औरतें हैं तो क्या हुआ, जब हम ऑफिस की बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझा सकती हैं तो इसे भी हमें ही सुलझाना चाहिए। जरा सब्र से काम लेकर हम इस समस्या का हल निकालें तो ठीक होगा। मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। राकेश ने अपनी सहमति जताई। तो अब क्या करें? विनीता अब खुद को संतुलित करते हुए बोली, अब मुझे भी यही ठीक लग रहा है। सबसे पहले हम पुलिस को फोन करके सारी जानकारी दें। सुमन बोली, हमारे ऑफिस के ही करीम भाई के एक परिचित पुलिस में इंस्पेक्टर है, उनसे मदद मिल जाएगी। तो फोन करो ना उन्हें, राकेश बोला। उन्हीं के द्वारा हम अपनी बात पुलिस तक पहुंचाएंगे। विनीता ने करीम भाई को फोन लगाया तो वे आधी रात को ही वहां पहुंच गए। मैंने अपने कजिन अजमर को, जो पुलिस इंस्पेक्टर है, फोन कर दिया है, बस आता ही होगा, करीम भाई ने कहा। करीम भाई ने विनीता को हिम्मत बांधते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को अजमल जल्द ही ढूंढ निकालेगा। पुलिस इंस्पेक्टर अजमल ने आते ही विनीता से कुछ जरूरी सवाल पूछे। नौकरानी भूंगी की जानकारी ली और सबको पुलिस स्टेशन ले गए। एफआईआर दर्ज करने के बाद इंस्पेक्टर अजमल बोले, विनीता जी, इस समय यहाँ एक रैकेट काम कर रहा है। ये वारदात उसी की एक कड़ी है। हम उन लोगों तक पहुँचने ही वाले हैं। दिक्कत बस यही है
कि इसे राजनीतिक सरपरस्ती मिली हुई है, इसलिए हमें फूक फूक कर कदम रखना है। अभी आप घर जाएं और जब अपहरण करने वालों का फोन आए तो उनसे गंभीरता पूर्वक बात करें। विनीता की आंखों में नींद नहीं थी। इतना बड़ा हादसा हो और नींद आए तो कैसे? रात जैसे आंखों में कट गई। इतनी छोटी सी बच्ची कहाँ किस हाल में होगी पता नहीं। सास ससुर का भी रोते रोते बुरा हाल था। माँ उसे अलग कोस रही थी। और कर ले नौकरी, मैं कह रही थी ना कि बच्चों की देखभाल माँ ही बेहतर कर सकती है, मगर इसे तो अपने समाज की इज्जत और रोब रुतबे का ही ख्याल था। विनीता ने अपने कमरे में जाकर अटैची निकाली। अलमारी खोलकर पैसे देखने लगी कि उसका मोबाइल बजने लगा। क्या हुआ? रुपयों का इंतजाम कर रही हूँ, वो बोली। तुम कहाँ हो? जल्दी बोलो, मैं वहाँ आऊँ। अभी? इतनी जल्दी क्या है? उधर से हंसने की आवाज आकर बंद हो गई। अचानक पुलिस इंस्पेक्टर अजमल उसके घर आए और दोबारा से जब भूंगी के फोन और पते की बात पूछी तो वो घबरा गई। वो इस मोहल्ले में कई सालों से रहती थी। आपके पास जो उसका पता था वो गलत था। शहर की एक झोपड़पट्टी का उसने जो पता दिया था वो फर्जी निकला। वो कहीं और रहती थी। अब यह बिल्कुल आईने की तरह साफ हो चुका है कि इस अपहरण में उसका ही हाथ है। तभी तो आपके जेवर और बैंक के खातों के बारे में बदमाशों को इतनी जानकारी थी। पुलिस अब अगली कार्रवाई में जुट गई थी। उसने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। मिनट घंटों में और घंटे दिन में बदल रहे थे। पुलिस भी पास के जिलों के जंगल पहाड़ों तक में खाक छान रही थी। 2 दिन बीत चुके थे और अभी तक गुड़िया का कोई सुराग, कोई अता पता नहीं था। शाम के समय विनीता के पास फिर से बदमाशों का फोन आया। वो उल्टा उन्हें ही डांटने लगी। मैं रुपए लेकर बैठी हूँ और तुम यहाँ वहाँ घूम रहे हो। मैं शाम को शहर के बॉर्डर पर बागडिया टेक्सटाइल फैक्ट्री के पास बने आउट हाउस में अटैची लेकर अपनी एक सहेली के साथ रहूंगी। और हाँ, तुम भी पुलिस को कुछ न बताना और मेरी बेटी को छोड़कर रुपए ले जाना। अरे, पुलिस को कुछ न बताने वाली बात तो मेरी थी और मुझे भी अपनी इज्जत प्यारी है, इसलिए कह रही हूँ। शहर के उस एरिया में एक पुराना इंडस्ट्रियल एस्टेट था जिसमें पुरानी खंडर उजाड़ फैक्ट्रियां थी। विनीता ने अपनी गाड़ी निकाली और सुमन के साथ अटैची लेकर बैठ गई। कई एकड़ में फैली उस फैक्ट्री में कोई आता जाता नहीं था। उसके ठीक नीचे नाला बह रहा था। वो दोनों वहीं एक दीवार के ओट में बैठ गई जहां से चारों तरफ का मंजर दिखता था। अचानक उस उजाड़ फैक्ट्री की एक बिल्डिंग के अंदर से 2 आदमी बाहर निकले। उनके पीछे नौकरानी भूंगी भी गुड़िया को लिए दिखाई दी। उन दोनों में से एक के हाथ में पिस्तौल थी। वो पिस्तौल को जेब में रखते हुए बोला, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो अटैची लेने के लिए आगे बढ़ा। अचानक बिजली की तेजी से विनीता ने उसे अटैची देते वक्त जोरों का धक्का दिया तो वो आदमी अटैची को लिए हुए ही नाले में जा गिरा। उसे गिरता देखकर दूसरा आदमी एकदम से भाग खड़ा हुआ। सुमन दौड़कर गुड़िया की ओर लपकी तो भूंगी उसे छोड़कर भाग निकली। विनीता और सुमन ने जल्दी गुड़िया के बंधन खोले। गुड़िया उनसे लिपटकर रोने लगी। आपने तो कमाल कर दिया विनीता जी। पुलिस इंस्पेक्टर अजमल उनकी तारीफ करने लगा था। हमें मालूम पड़ा कि आप इधर आ रही हैं तो हमने भी आपका पीछा किया और यहाँ तक आ पहुँचे। थोड़ी देर में उस घायल मुजरिम के साथ पुलिस आती दिखी जो नाले में जा गिरा था। एक पुलिस वाले के हाथ में अटैची भी थी। पुलिस इंस्पेक्टर अजमल ने अटैची खोली तो उसे हंसी आ गई। अटैची में पुरानी किताबें, पत्रिकाएं और अखबार भरे थे। उस भारी अटैची को समेट न पाने के चलते ही वो आदमी वनीता के एक धक्के से ही नाले में लुढ़क गया था। आपके इस साहस से न सिर्फ आपको अपनी बेटी मिली है बल्कि हमें भी एक खूंखार मुजरिम मिला है। अब इसके जरिए सारे मुजरिम हवालात में होंगे। मैं आपके इस साहस की तारीफ करता हूँ। फिलहाल तो आप अपनी बेटी को लेकर घर जाइए। अरे भाई, विनीता के साहस के कायर हम भी है, करीम भाई बोले। तभी तो ऑफिस की खास फाइलें इन्हीं के पास आती हैं। विनीता एक माँ भी है करीम जी, और एक माँ अपने औलाद के लिए शेर को भी मात दे सकती है। सुमन बोल पड़ी। विनीता, अब घर चलो। गुड़िया को सामान्य करने हेतु तुम्हें खुद को भी सामान्य होना है। आगे का काम पुलिस पूरा कर लेगी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए किस्से कहानी के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।
थैंक यू।